सो सोसाइटी एंड इकोनॉमी जो इसमें हमने जैसे ये बात की कि हम वैष्णविज्म और शैविज्म का मेजर प्रभाव था, लेकिन उनके किंग्स टॉलरेंट थे। वहाँ पर बुद्धिस्ट सेटलमेंट्स मिली, उनके बारे में भी पता चलता है। इसका मतलब वो टॉलरेंट नेचर के किंग्स थे। और इसी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द किंग्स वर टॉलरेंट इन नेचर, बट एंड सम ऑफ देम वर इंटॉलरेंट। सो ज्यादातर लोग टॉलरेंट थे। इसका मतलब सेक्युलरिज्म भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। और तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश था, है और आगे भी रहना चाहिए। तो नाउ द क्रिएशन ऑफ conversion of this country into a Hindu Rashtra is basically a nonsensical kind of idea. वैसे वो सभी को पता है वैसा हो नहीं सकता। इट इज ओनली फॉर वोट्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स। ओके, नाउ एन इंस्क्रिप्शन गिव्स डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल सेंटर। ठीक है, जैसे ये जो कॉलेज था सालाटोगी में, नाउ इट वाज रन बाय द इनकम फ्रॉम एंडोमेंट्स मेड बाय द रिच एज वेल एज by the villagers on occasions of functions and festivals. Now the economy was also flourishing in a flourishing condition during Rashtrakuta rule. Now there was an active commerce between Deccan and Arabs. तो अब जैसे हमने देखा, इसके पहले के जो रूलर्स थे नॉर्दर्न इंडिया के भी और सदर्न इंडिया के भी, दे हैड ट्रेडिंग रिलेशंस विद रोमन एम्पायर। लेकिन रोमन एम्पायर तब बहुत बड़ा था, वो अरब अरब और ये सब में भी रोमन एम्पायर ही था। तो ट्रेड अभी भी उसी एरिया से हो रहा था, बट इट वाज नो लॉन्गर, नो मोर अ पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। तो अरब, बेसिकली अफ्रीका, अरब और इन कंट्रीज के साथ जो ट्रेड होता था वो पहले भी वही था। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो उस समय रोमन एम्पायर का पार्ट था। नाउ द राष्ट्रकूटा किंग्स प्रमोटेड द अरब ट्रेड by maintaining friendship with them. Then art and architecture. Now Rashtrakutas were great patrons of art and architecture. They were great builders too. So Krishna I, now the uncle of Danti Durga, was was the one who built the world famous Kailash temple at Ellora, modern Verul in Maharashtra, located about 29 kilometers from Aurangabad. Now this massive structure is carved out of the single rock. That is, it is monolithic. यानी I told you this single rock structures जो कैसे बनते थे, सपोज ये एक रॉक है, इसी को कार्व आउट कर करके फिर तुमने फाइनली इसके अंदर मंदिर बनाया, इसके अंदर की मूर्तियां बनाई और वॉट एवर शेप्स और फिगर्स, वो इसी रॉक को छाट छाट के बनाया जाता है। सो दिस काइंड ऑफ टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी वॉज बिकेम क्वाइट पॉपुलर ड्यूरिंग राष्ट्रकूटा। उनको उसकी शुरुआत नहीं की उन्होंने, क्योंकि इस टाइप का वो पहले भी आ चुका था, सतवाहनास के भी टाइम पर हमने देखा था। ओके, नाउ द कैलाश टेम्पल वाज इज डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड शिवा। अब कैलाश मतलब शिवा का निवास स्थान ही कैलाश पर्वत पे बोला जाता है। So is exquisitely chiseled and carved out. Okay. Now the temple and its entire courtyard has been plastered and painted. Okay, so this is the Kailash temple. So अब इसमें सपोज ये जो पिलर है ये भी पूरा एक स्टोन, एक सिंगल स्टोन रहा होगा जिसको उन्होंने काट के पिलर बनाया, एंड देन ऑल दिस थिंग्स। तो ये एक सेम रॉक में से बनाया हुआ है। तो उस वजह से ये पहली बात तो एवर लास्टिंग है। यानी अगर ये ब्रिक्स और इसका होता बना हुआ तो कब का ये गायब हो चुका होता। इसीलिए इतने सालों से ये सरवाइव किया है और आगे भी रहेगा। Unfortunately, most of the plastering and thus paintings are gone, but the residual surviving fragments can provide the glimpses of grandeur to this magnificent structure. Now, the caves at Gharapuri, that is Elephanta, located on the island near Bombay, were executed under Rashtrakuta patronage in 6th century AD. A 20 feet high sculpture of bust of three-headed Shiva is a symphony in stone created by India's most talented stone carvers in praise of this mighty god. Okay.
सो दिस वन एलिफेंटा केव्स में जो है ये भी राष्ट्रकूटास ने बनाया है। अब कोई बॉम्बे में रहता होगा तो दे मस्ट हैव सीन इट आल्सो। ये वहाँ से ताज होटल है या गेटवे ऑफ इंडिया से वो फेरी लेनी पड़ती है वहाँ जाने के लिए। तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम राष्ट्रकूटा टाइम्स। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट द एज ऑफ थ्री एम्पायर्स। ओके, so our next topic is um, philosophies of India. Hmm. Hmm. तो फिलोसॉफीज ऑफ इंडिया ये मतलब जानने के लिए हमको थोड़ा सा उसमें नाउ सी देयर इज आल्सो वन चैप्टर व्हिच इज अबाउट सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स एंड देयर रिजल्ट्स। तो ये चैप्टर तुम खुद ही कर लेना बिकॉज उसमें ज्यादा करवाने जैसा नहीं है कुछ नहीं। नॉट सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स, दिस वन, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स विद एशियन कंट्रीज। इट्स अ स्मॉल चैप्टर, तो वो यू कैन मैनेज ऑन इट ऑन योर ओन। तो जो नेक्स्ट फिर एक मेजर चैप्टर आता है दैट इज बेसिकली अबाउट फिलोसॉफीज ऑफ इंडिया। इनफैक्ट फिलोसॉफीज ऑफ इंडिया उससे पहले आता है। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और अदरवाइज भी, और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब इसमें बेसिकली फिलोसॉफी जो है वो गोल्स ऑफ लाइफ से शुरू होती है और गोल से ही आगे फिलोसॉफी बनती है। तो वो गोल्स बेसिकली उसका और समाज की रचना में एक बहुत बड़ा गहरा रिलेशन है। तो व्हेन द वर्ना डिवाइडेड सोशल ऑर्डर वाज फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, तो एंशियंट थिंकर्स लेड डाउन सम गोल्स इन लाइफ। तो हर वर्ण के लोगों के लिए कुछ बेसिक गोल्स रहेंगे और वो गोल्स क्या रहेंगे, दैट इज दे वर रिलेटेड टू अर्थ, धर्म, काम एंड मोक्ष। ठीक है, तो अर्थ मतलब क्या हुआ, अर्थ इज बेसिकली रिलेटेड टू इकोनॉमी, सो इकोनॉमिक रिसोर्सेज। धर्म वाज रिलेटेड टू सोशल ऑर्डर, कि सोशल ऑर्डर मेंटेन रहने के लिए कौन सा धर्म फॉलो करना, यानी तो तुमको तुम्हारे वर्ण के हिसाब से काम करने हैं, उसी के हिसाब से पनिशमेंट लेनी है या उसी जो भी है तुम्हारा उसके अराउंड रहेगा। क्योंकि अगर ये गोल्स डिफाइंड नहीं रहेंगे तो वर्ण व्यवस्था भी नहीं चल पाएगी। एंड देन काम, दैट इज अबाउट फिजिकल प्लेजर्स। एंड देन सैल्वेशन, दैट इज अबाउट मोक्ष। मोक्ष मतलब और फिर है मोक्ष। तो ये चार गोल थे लाइफ के, वो थे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ठीक है, अब इसमें ये जो उसमें जो पहले तीन गोल्स है, दैट इज अर्थ, काम, अर्थ, धर्म और काम। तो इसके लिए तो काफी सारा लिटरेचर और ये ऑलरेडी रह चुका था, ऑलरेडी आ चुका था। यानी जैसे कि अर्थ वाज बेसिकली एक्सपाउंडेड इन कौटिल्यज अर्थशास्त्र। ठीक है, देन जो धर्म है, धर्म मतलब हाउ द सोशल ऑर्डर वुड बी रेगुलेटेड। तो वो धर्मशास्त्र शास्त्रों में उसका वर्णन ऑलरेडी था कि जैसे उसमें फिर तुम्हारी मनुस्मृति आ गई, नारद स्मृति आ गई, और भी दो स्मृतियां और हैं। तो ये स्मृति आ गई तो ये तुम्हारे सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए थी। तो ये जो सेकंड गोल ऑफ लाइफ है वो धर्म, उसके बारे में लिटरेरी डॉक्यूमेंट था। एंड देन काम, दैट इज फिजिकल प्लेजर्स, उसके लिए काम सूत्र था। सो बेसिकली ये जो पहली तीन ब्रांचेस है फिलोसॉफी की, ये दे वर ऑल कंसर्न्ड विद मटेरियल वर्ल्ड एंड इट्स प्रॉब्लम्स।
ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड मतलब एनीथिंग कंपोज्ड ऑफ मैटर इज मटेरियल। मटेरियल वर्ड ही मैटर से आया है, सो दैट इज एवरीथिंग इज टैंजिबल, दैट यू कैन टच। तो ये उससे एसोसिएटेड तीन चीजें थी। लेकिन जो उसका चौथा गोल था लाइफ का, वो मोक्ष, तो उसके बारे में ज्यादा लिखा या ये नहीं गया था हिंदू मतलब वैदिक रिलीजन में, ब्राह्मणिकल रिलीजन। तो ना, बुद्धा was the one who actually talked about moksha, and basically moksha का मीनिंग क्या होता है, that it is a deliverance from the cycle of birth and death, and this was the main aim according to Buddha. But later on it was also emphasized by the Brahminical philosophers. Okay, so by the beginning of Christian era, यानी फर्स्ट सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स, हिंदुइज्म में भी कुछ मेजर स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी डेवलप होनी शुरू हुई। तो उसमें से जो मेजर स्कूल्स थी वो थी संख्य, योगा, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा एंड वेदांत। ठीक है, तो वेदांत जो स्कूल है वो बेसिकली, मैंने पहले भी बताया, वेदांत मतलब होता है वेदों का अंत, और वेदों का अंत ही उपनिषद है। सो उपनिषद आर बेसिकली मोर रैशनल इन आउटलुक। जब हमने ये वेदों के बारे में किया था तब हमने बात की थी दैट दे आर द रिफाइनमेंट्स ऑफ द वेदास। तो वेदों में जितनी भी चीजें गलत लिखी गई है या रूढ़िवादी है, वो सारी उपनिषदों में रेक्टिफाई कर ली गई है। और जो बड़े बड़े कई सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स और लीडर्स भी रहे स्पिरिचुअल, जैसे विवेकानंद वगैरह, इन सब ने बेसिकली उपनिषद पे ज्यादा स्ट्रेस किया है, वेदों पे नहीं। उसका सिंपल रीजन ये है कि उपनिषद आर मोर रैशनल इन आउटलुक, एंड उसका काफी कुछ उसमें बुद्धिज्म से लिया गया है। ओके, तो ये जो छह स्कूल्स थी, संख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा एंड वेदांत, तो अब इनके बारे में ऐसे तो अपने आप में स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, और ये बहुत डिटेल्ड में, बहुत डिटेल्ड है, तो तुमको वो सब कुछ नहीं जानना है, तुमको हर स्कूल के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। सो इफ यू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, दैट इज संख्य, तो इट वाज द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दिस फिलोसॉफी वाज कपिल। तो कपिल ऋषि ने इस स्कूल ऑफ थॉट का ये किया। और संख्य का मीनिंग होता है लिटरली काउंट, ठीक है ना, संख्या यानी काउंट हो गया। तो अब उसका बेसिक फिलॉसफी क्या था कि यूनिवर्स और वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए डिवाइन एजेंसी की जरूरत नहीं है। यानी पहली बात तो इट टोटली इग्नोर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। तो डिवाइन एजेंसी ने ये सब नहीं क्रिएट किया, तो फिर ये किसने क्रिएट किया है? तो ये नेचर ने क्रिएट किया है अकॉर्डिंग टू संख्य फिलोसॉफी। ओके, सो नेचर मतलब प्रकृति। सो इट एम्फेसाइज्ड मोर ऑन प्रकृति देन ब्रह्म, और मतलब गॉड। सो इट वाज रैशनल एंड साइंटिफिक इन अ वे। एंड देन लेटर ऑन फोर्थ सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स, इसमें पुरुष करके एक एलिमेंट, पुरुष और मतलब स्पिरिट या आत्मा का एलिमेंट उन्होंने उसमें ऐड किया। And the world and the universe, according to this school of thought, owed their creation to both. तो both मतलब कौन? नेचर और पुरुष, दैट इज द स्पिरिट और आत्मा। सो initially, therefore you can say that initially at the beginning the Samkhya school was materialistic in nature, and then it became spiritualistic also, because उसमें उन्होंने आत्मा का एलिमेंट ऐड कर दिया। So now according to this school, according to this school, पर्सन कैन अटेंड सैल्वेशन थ्रू एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज। तो इसमें उन्होंने बेसिकली साइंटिफिक इंक्वायरी भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसका जो तीन ये है, नॉलेज कैसे एक्वायर किया जाए, तो इसमें उन्होंने बोला है तीन चीजों के बारे में, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो प्रत्यक्ष मतलब तुम्हारा हो गया परसेप्शन, अनुमान मतलब इन्फ्रेंस, एंड देन शब्द मतलब हियरिंग। तो इफ यू सी, दिस इज ऑल, दिस थिंग इज वेरी क्लोज टू द साइंटिफिक इंक्वायरी। क्योंकि साइंटिफिक इंक्वायरी भी कैसे होती है? सी, साइंटिफिक इंक्वायरी वही इनको होती है जो फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज एमिनेबल टू सेंसरी परसेप्शन।
सेंसरी परसेप्शन का मीनिंग क्या है कि जो तुमको दिखता है मतलब जो तुम्हारे पांच इंद्रियां हैं, ठीक है, तुमको तुमको मालूम है हमारी कौन कौन सी सेंसेस होती है, सो दे उसको हिंदी में इंद्रियां बोलते हैं। तो जो कुछ इनके थ्रू समझ में आता है वही रियल है, बाकी सब बेकार है। ओके, तो साइंटिफिक इंक्वायरी और साइंस भी तो यही बोलता है ना कि यू कैन ओनली बिलीव इन समथिंग विच इज एमिनेबल टू सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो आइदर यू शुड बी एबल टू सी इट, हियर इट, टच इट, टेस्ट इट और स्मेल इट। तो यही अपने पांच सेंसेस होते हैं। So this kind of philosophy, rational and scientific outlook did exist in India in ancient times, but unfortunately it did not get carried forward और इसीलिए इंडिया इतना पीछे रह गया। ओके, नाउ अनदर स्कूल ऑफ थॉट इज योगा। तो अकॉर्डिंग टू योगा स्कूल, अब ये बेसिकली देखो, ये हम यहाँ जो ये छः के छः स्कूल्स है, इसमें हम बात काय की कर रहे हैं सैल्वेशन की। क्योंकि जब वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी में उन्होंने चार आश्रमों के बारे में बात की थी, जैसे अर्थ, आश्रम नहीं, चार गोल, आश्रम सिस्टम अलग है, जो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये बेसिकली तुम्हारे चार आश्रम है जिसके थ्रू लाइफ को ये करना है। लेकिन तुम्हारे लाइफ के गोल्स क्या है? दे आर रिलेटेड टू अर्थ, धर्म, काम एंड मोक्ष। तो अर्थ, धर्म और काम जो है ये मटेरियलिस्टिक चीजें थी और इसके बारे में ऑलरेडी ढेर सारा लिटरेचर आ चुका था। लेकिन ये जो स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी है, इन सबका मेन एम क्या है? सैल्वेशन प्राप्त करना, यानी मोक्ष प्राप्त करना। अब बुद्धा ने मोक्ष प्राप्त करने का एक टेक्निक बताया था थ्रू मेडिटेशन, विच इज कॉल्ड विपाशना। देन जो बाकी के ऋषि थे उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के अलग अलग तरीके बताए थे। तो उसमें से संख्य स्कूल क्या बोलता है कि salvation can be attained by scientific inquiry, by basically gaining knowledge, and knowledge can be gained by perception, inference and hearing. So there was an element of scientific inquiry in this school of thought. फिर जो नेक्स्ट स्कूल है अपनी योगा। अब योगा भी काय के लिए करना है? योगा इज ऑल्सो फॉर अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन ओनली। तो इसमें मेडिटेशन है थ्रू फिजिकल एप्लीकेशन। तो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोल ओवर प्लेजर्स, सेंसेस एंड बॉडी ऑर्गन्स, ये सब इसके लिए सेंट्रल है। एंड टू obtain salvation you have to perform some asanas. ना आसन परफॉर्म करने का मेन पर्पस होता है बॉडी को फिट रखना। क्योंकि मेडिटेशन करना, देखो पद्मासन, पूरे योगा का बेसिक पर्पस होता है कि तुमको पद्मासन लगाते आना। और वो इसलिए कि and you should be able to sit in that position for long hours. So अगर तुम मेडिटेट करते समय एक कंफर्टेबल पोजीशन में और एक परफेक्ट तुम्हारी स्पाइन, पद्मासन लगाने से स्पाइन और पूरी बॉडी एकदम सेट हो जाती है एंड इट इज अ परफेक्ट पोस्चर फॉर मेडिटेशन। तो है तो अल्टीमेटली ये भी योगा स्कूल भी काय के लिए? सल्वेशन प्राप्त करने के लिए। तो इसमें फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है जो तुम्हारे इंटरनल बॉडी को पूरे ऑक्सीजन देती है। देन आसनों की वजह से बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। तो योगा इज बेसिकली इट इज नॉट इट इज नॉट ओनली अबाउट आसन्स। तो योग के बेसिकली 8 नियम है, 8 स्टेजेस होती है उसकी। तो वो कहाँ से शुरू होती है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो समाधि ही उसकी लास्ट स्टेज है। अब तुम देखोगे कि मैंने जो बोला यम, नियम, आसन, आसन सिर्फ थर्ड ही स्टेज है। तो आसन से तुम्हारा क्या होगा? सिर्फ फिजिकल फिटनेस डेवलप होगा। और यम मतलब इट इज अबाउट योर हाइजीन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ हाइजीनिक लाइफ। यू शुड bathe properly, clean your mouth, brush your hair. You should live in a hygienic condition, cleanliness होनी चाहिए, वो यम उसका हो गया। देन नियम, नियम मतलब हो गया डिसिप्लिन, तुमको कितने बजे उठना है, सुबह उठना होता है। बेसिकली योगा शुड एंड बिफोर द फर्स्ट रेज ऑफ सन कम, तब तक तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए। सो बेसिकली ये तभी हो सकता है जब तुम 4 बजे उठोगे सुबह। ओके, सो ये हो गया। देन आसन, फिर आसन की वजह से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। एंड देन
यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार यानी फिर तुम्हारे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और बाकी ये सारे फाइनली दे शुड लीड टू समाधि, and this is how you can gain salvation. Okay, then another school of philosophy was Nyaya school. So Nyaya school is about the analysis. Okay, तो इट इज बेसिकली डेवलप्ड एज अ सिस्टम ऑफ लॉजिक. तो हम जो यहाँ लॉजिकल रीजनिंग के तुम जैसे सी सैट में भी क्वेश्चंस वगैरह करते हो, तो वो न्याय स्कूल में एंशिएंट इंडियन टाइम में ऑलरेडी है. सो अकॉर्डिंग टू इट सैल्वेशन कैन बी अटेन्ड थ्रू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. बट इसमें उन्होंने इंपॉर्टेंस किसको दिया है, that the veracity of the proposition or statement can be tested through inference, hearing and analogy. तो इसमें एनालॉजी, जैसे इसमें था इन्फ्रेंस, हियरिंग और परसेप्शन संख्य में, तो इन्होंने इसमें परसेप्शन से ज्यादा एनालॉजी पे स्ट्रेस किया है. तो फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल वो कैसे हम देखेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है. जैसे सपोज देयर इज अ फायर इन द माउंटेन. सो हाउ डू यू नो देयर इज अ फायर? बिकॉज स्मोक इज गेटिंग एमिटेड, and we know by experience that smoke is always emitted when there is fire. So whatever emits smoke contains fire. जैसे कि अपने किचन में होता है ये, तो अब अगर तुमको माउंटेन पे दूर कहीं स्मोक निकलता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब वहां पर फायर रही होगी. ओके, so this is how you come to a logical conclusion. So the stress laid on the use of logic influenced Indian scholars who took a systematic thinking and reasoning. Then comes the Vaisheshika school. ठीक है, तो वैशेषिका स्कूल बेसिकली ये है, ये इट स्ट्रेसेस इंपॉर्टेंस ऑन मटेरियल एलिमेंट्स, और उसको बोलते हैं वो द्रव्य. ठीक है, तो नो द्रव्य मतलब जो चार मेजर मटेरियल्स रहते हैं वो क्या है, अर्थ, विंड, वाटर, एयर एंड स्काई. ठीक है, so it was the Vaisheshika school which basically talked about the atom theory. यानी it's according to this theory that everything must come down to something very basic, and that would be an atom. तो अब वही है कि ये सब एटम और इन सब की बातें तो ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन इसमें आगे इंडिया में कुछ नहीं हुआ. ठीक है, so this basically Vaisheshika school you can say also marked the beginning of physics in India. And scientific view था इसका was that it diluted with the belief with God and spiritualism, and this school put its faith in both heaven and salvation. तो इन्होंने इसमें गॉड का अननेसेसरीली कॉन्सेप्ट ला दिया, इसमें स्पिरिचुअलिज्म यानी आत्मा परमात्मा भी लेके आ गए, और फिर हेवन में जाने की बात होने लगी. बेसिकली तो सैल्वेशन मतलब मुक्ति, तो वो नहीं था. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू आफ्टर 10 minutes.